विजयनगर साम्राज्य, जिसे कर्नाटक साम्राज्य कहा जाता था और पुर्तगालियों द्वारा विजयनगर साम्राज्य भी कहा जाता था, यह भारत के दक्षिण में स्थित था। यह 1336 में संगमा राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर 1336 से 1646 ईस्वी तक एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने यहाँ 310 वर्ष तक राज्य किया था। लगभग 250 साल के उत्कर्ष के बाद सन 1556 में इस राज्य की बहुत भारी हार हुई थी और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया था। उसके बाद यह क्षीण रूप से 70 साल और चला। विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक के हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं। आज यह एक विश्व विरासत स्थल भी है। राजा कृष्णदेव राय यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बातें करूँगा। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो ला सकूँ। तो आइए चलते हैं। विजयनगर अथवा विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य, यह दोनों के लिए प्रयोग में आने वाला नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। इसका सबसे बड़ा विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक था। 1556 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण हुआ और इसे लूटा गया। बाद में यह उजड़ गया। 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के लोगों की स्मृतियों में हम्पी के नाम से यह जीवित था। इस नाम का प्रचलन यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी नाम से हुआ था। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता पुराविंद कर्नल कानिन मैकेंजी के प्रयत्नों से प्रकाश में आए। उन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनकी आरंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने की थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। विजयनगर साम्राज्य ने अपनी उत्तरी सीमाओं पर दक्षिण के सुल्तानों तथा उड़ीसा के गजपति शासकों से संघर्ष किया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान युद्ध कला कुशल अश्व सेना पर आधारित होती थी। इसीलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया के उत्तम घोड़ा का आयात बहुत ही महत्व रखता था। आरंभ में इस व्यापार पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। स्थानीय व्यापारी, जिन्हें कुदरई चेट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, इस व्यापार में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। वे बंदूकों का बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रयोग करते थे। इस तकनीक ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने की सहायता की। विजयनगर अपने मसालों, वस्त्रों, रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहर के लिए व्यापार प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। यहाँ की धनी जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की जहाँ काफ़ी मांग थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता था। विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश कहलाता था। इस वंश ने 1485 तक शासन किया। उन्हें सुलभों ने उखाड़ फेंका था, जो सैनिक कमांडर थे। वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद
तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। कृष्णदेव राय के शासन की मुख्य विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। 1512 ईस्वी तक उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता है। उसके बाद उड़ीसा के शासकों का दमन किया। 1520 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह से पराजित किया। कृष्णदेव को कुछ शानदार मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक उपनगर बसाया। कृष्णदेव की मृत्यु के बाद 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव आने लगा। अतः 1542 तक केंद्र में अराबिंदु वंश का नियंत्रण स्थापित हो गया। 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर इसी वंश का नियंत्रण बना रहा। 1565 में विजयनगर की सेनाएं प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी। यहाँ उसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने बुरी तरह हराया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे खूब लूटा और कुछ ही वर्षों में यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। वास्तव में रामराय ने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया, परंतु इसके विपरीत हुआ। सुल्तान एक हो गए। उन्होंने रामराय को एक निर्णायक युद्ध में पराजित कर दिया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के विनाश के लिए मुख्य रूप से सेनापति रामराय ही उत्तरदायी था। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों ने सेना प्रमुख शामिल थे। इन प्रमुखों को नायक कहा जाता था। ये प्राय तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर के शासकों की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण कर दिया था, परंतु वे प्राय विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई द्वारा ही दबाया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक नई राजनीतिक खोज थी। इस प्रणाली के कई तत्व संभवतः दिल्ली सल्तनत की सत्ता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। उन्हें राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के लिए रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे और शेष भाग राजकोष में जमा करवा देते थे। उनके दल आवश्यकता के समय विजयनगर के शासकों को भी प्रभावी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। अंग्रेजों ने दक्षिणी प्रायद्वीप को अमर नायकों की सहायता से ही अपने नियंत्रण में लिया था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। वे अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज दरबार में उपहारों के साथ स्वयं भी उपस्थित होते थे। विजयनगर शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक लक्षणों तथा स्थापत्य शैली से सुसज्जित शहर था। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक लक्षण यहाँ तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक द्रोणी है। यह नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। आसपास के भूदृश्य पर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ फैली हैं, जिन्हें शहर को चारों ओर से घेरा है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं। जलापूर्ति के लिए लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर विभिन्न आकारों के हौज बनाए गए थे। विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर द्वारा राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। हीरिया नहर
सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में एक थी। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इसका प्रयोग धार्मिक केंद्र, शहरी केंद्र को अलग अलग करने वाली घाटी की सिंचाई करने के लिए किया जाता था। विजयनगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की एक विशाल किलेबंदी थी, जिसे दीवारों से घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस से कालीकट आए दूत अब्दुल रज्जाक ने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया था। इसके द्वारा न केवल शहर को बल्कि आसपास के कृषि क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। इससे गारे या जोड़ने के लिए किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े पन्नी जैसे थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। शहर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है, पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। इसी प्रकार पेश कहता है, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत अधिक है, जिसमें खेत हैं जहाँ वे धान उगाते हैं, कई उद्यान हैं और बहुत सा जल है जो झीलों से लाया जाता है। आज के पुरातत्वविदों ने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र का साक्ष्य खोज निकाला है। इस क्षेत्र को एक व्यापक नहर प्रणाली द्वारा सींचा जाता था, जिसे तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। मध्यकाल में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद करने का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों भी चल सकती थी। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्राय किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर विशाल अन्नागारों का निर्माण भी करवाते थे। विजयनगर की दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार बने हुए थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार स्थापत्य के विशिष्ट नमूने थे। किलेबंद बस्ती में जाने वाले प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और द्वार के ऊपर बनी गुंबद संभवतः तुर्की सुल्तानों की स्थापत्य कला का नमूने थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। सड़कें प्राय पहाड़ी भूभाग से हटकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कुछ मंदिर के प्रवेश द्वारों के आगे ही और बढ़ी हुई हैं और दोनों ओर बाजार थे जहाँ पर व्यापारी रहते थे। यह मुसलमानों का आवासीय मोहल्ला भी था। यहाँ थे मकबरों तथा मस्जिदों में विशिष्ट नमूने हैं। फिर भी उसकी स्थापना कला हम्पी से मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलती जुलती हैं। क्षेत्र के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पूरे शहरी क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर थे जो विविध संप्रदायों से संबंधित रखते थे। सर्वेक्षण में यह भी संकेत मिलता है कि कुएं, बरसात के पानी, जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए जल के स्रोत थे। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। इसे राजकीय केंद्र अवश्य कहा गया था, परंतु इसे 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। इससे पता चलता है कि मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। राजकीय केंद्र की लगभग 30 इमारतों की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी इमारतें हैं जो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए नहीं थी। इन इमारतों तथा मंदिरों के बीच एक अंतर था। मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि अन्य इमारतें नष्ट प्राय वस्तुओं से बनाई गई थी। राजा का भवन नामक संरचना राजकीय क्षेत्र में सबसे विशाल है। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसके
आसपास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें इन स्तंभों पर टिकी दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। कमल महल राजकीय केंद्र की सबसे सुंदर भवनों में से एक है। इसे यह नाम 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने दिया था। मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से यह अनुमान लगाया गया है कि यह परिषदीय सदन था, जहां राजा के परामर्शदाताओं से मिलता था। राजकीय केंद्र में स्थित मंदिरों में से हजार राम मंदिर अत्यंत दर्शनीय है। इसका प्रयोग संभवतः केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं नष्ट हो गई थी, परंतु नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी सुरक्षित हैं। तुंगभद्रा नदी के तट से लगे विजयनगर शहर का उत्तरी भाग पहाड़ी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण से वर्णित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मत्तर देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप किया था। विरूपाक्ष राज्य के संरक्षण देवता थे तथा शिव का एक रूप माने जाते थे। संभवतः राजधानी के रूप में विजयनगर का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर प्राय कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। मंदिर स्थापत्य में कई नए तत्वों का समावेश हुआ। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं शामिल हैं। ये संरचनाएं राजकीय सत्ता का प्रतीक थी। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे। मंदिरों के अन्य विशेष लक्षण मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे थे। ये गलियारे मंदिर परिसर में स्थित देवताओं के चारों ओर बने हुए थे। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगे थे। अभिलेखों से पता चलता है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसका बहुत अधिक विस्तार किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में करवाया था। इसे सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। मंदिर के सभागारों का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होता था। कुछ सभानगरों में देवताओं और की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम भी देखने के लिए रखे जाते थे। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए होता था। कुछ अन्य में देवी देवताओं का झूला झुलाया जाता था। इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा प्रसिद्ध देवस्थल विट्ठल मंदिर है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे। उन्हें महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप में माना जाता है। मंदिर परिसरों में भी एक महत्वपूर्ण विशेषता रथ गलियां है, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। विजयनगर के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों तथा अभिलेखों से प्राप्त जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में यह स्थल भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातत्विक संग्रहालय विभाग के संरक्षण में आ गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखों द्वारा विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के व्यापक प्रलेखन से भी एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ की गई।
लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। यद्यपि लकड़ी से बनी संरचनाएं अब नष्ट हो चुकी हैं और केवल पत्थर की संरचनाएं ही शेष बची हैं, फिर भी यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण और उस समय के जनजीवन की कुछ आयामों को पुनः निर्मित करने में सहायक होते गए। तो दोस्तों, ये था विजयनगर साम्राज्य तथा विजयनगर शहर का वर्णन। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।